अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स में हमने आउटपुट स्ट्रीम सी आउट तो हमने देखी ही है। पिछले लेक्चर्स में हमने सी आउट करा के देखा है प्रोग्राम में। तो आज हम सी इन करा के देखते हैं, यूज़र से कोई वैल्यू लेकर देखते हैं। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। स्ट्रीम असल में होता क्या है? स्ट्रीम हमारे पास सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ बाइट्स होता है। सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ बाइट्स को हम स्ट्रीम कहते हैं। और इनपुट स्ट्रीम क्या होता है? इनपुट स्ट्रीम हमारे पास होता है फ्लो ऑफ बाइट्स फ्रॉम कीबोर्ड टू मेन मेमोरी। मतलब कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस पे जो फ्लो ऑफ बाइट्स हो रहा होता है उसको हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि जैसे कि सीन होता है, सीन में हम यूज़र जो है वो कीबोर्ड पे लिख रहा होता है और सीधा वो मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, तो इसको हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। और आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है? आउटपुट स्ट्रीम में हमारे पास मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर कह लें, उस पे जो आता है डाटा, उसको हम आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। मतलब कि फ्लो बाइट्स फ्रॉम इनपुट इनपुट डिवाइस टू आउटपुट डिवाइस, इसको हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है ये। इनको हम एक प्रोग्राम में यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसी के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, io.cpp। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं इंट ए ले लेते हैं। इसके पहले तो हम उसी के साथ उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कराते थे, वैल्यू उसको पास कराते थे। तो इसमें हम वैल्यू खुद नहीं पास कराएंगे बल्कि हम यूज़र से लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू नहीं देंगे, यहीं पर इसको यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ सी आउट यूज़र के लिए कि भाई आप यहाँ पे इंटर कर दो वैल्यू, इंटर दी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग तो ऐसे ही हमारे पास कंसोल पे आ जाएगी। उसके बाद जो है हम यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास इनपुट स्ट्रीम होती है जिसको हम सीएन कहते हैं। सीएन के साथ ये जो है हम ऑपरेटर लगाते हैं। इस ऑपरेटर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यू यूज़र से, मतलब कि यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हैं तो इसको हम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो सी आउट वाला ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर मतलब कि जो भी हम वैल्यू है वो हम सीधा आउटपुट में मतलब कि डिस्प्ले स्क्रीन पे इंसर्ट करा रहे हैं। तो इसका नाम आपको आना चाहिए, ये इंसर्शन ऑपरेटर और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सीन हम क्या करा रहे हैं? ए करवा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर ए करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे ये सीन ए करा रहे हैं, ए की वैल्यू ले लेगा यूज़र से। तो यहाँ पे हम जो है एक बी भी ले लेते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ बी सीन बी। यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ ले लिए हैं मैंने। ओके, तो फिर अब हम एक काम करते हैं, इसको सम करवा लेते हैं। इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम तो हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन इसमें हम क्या करें, इसमें हम पहले हम सम 5 और 6 करा रहे थे, 9 और 7 का करा रहे थे। इसमें हम यूज़र को कह रहे हैं भाई आप अपनी वैल्यू दे दो, तो मैं जो है उसको सम करके दे दूंगा। तो इसमें हम सम, अब यहाँ पे मैं सम को आउटपुट कर देता हूँ, दी वैल्यू ऑफ सम। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा, इसमें मैं कोड रनर से कंपाइल नहीं करूँगा क्योंकि कोड रनर जो है वो सिर्फ हमें आउटपुट देता है, इनपुट हमसे नहीं लेता। जबकि यहाँ पे हम सीन करा रहे हैं, हमें इनपुट भी लेनी है यूज़र से। तो मैं जो है इसको कोड रनर से नहीं करूँगा बल्कि यहाँ से जो है टर्मिनल में मैं करूँगा। अच्छा, यहाँ टर्मिनल में अभी हम फोल्डर, अपने फोल्डर में नहीं आए हुए, सी प्लस प्लस वाले फोल्डर में आए हुए हैं, हमें इस फोल्डर में जाना है। पहले मैं इस फोल्डर में चल जाता हूँ। फोल्डर का आपको तरीका
मैंने बताया था cd और फोल्डर का नाम। ओके, तो यहाँ पर हम इस फोल्डर के अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जी प्लस प्लस कंपाइल करा देता हूँ, io.cpp। पहले इसमें आपको टर्मिनल में आपको पता ही होगा, पहले कंपाइल कराना पड़ता है फिर रन कराना पड़ता है। हम कोड रनर नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोड रनर आगे इस्तेमाल करेंगे अगर हमें सीन ना करवानी हो रही हो वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये कंपाइल हो गया है, मुझे कंपाइल है। ओके, ये कंपाइल हो गया है। यहाँ पर मैं अब इस फाइल को रन करवा दूंगा और मेरे पास जो है ये पहले मुझसे वैल्यू लेगा ए की और फिर बी की वैल्यू लेगा, और फिर जो अब ये कह रहा है ई की ए की वैल्यू दो, मैं दे देता हूँ 8। फिर ये मुझे कह रहा है बी की वैल्यू दो, ये लो मैं दे देता हूँ 4, फिर 5 दे देता हूँ। तो ये इसने मुझे वैल्यू दे दी है सम इज़ 13। तो अब पहले हमने सम सिर्फ सिंपल कराया था, अब इस बार हमने सम यूज़र से वैल्यू लेके करवाया। तो यही था हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। यहाँ पे जो है ये है हमारे पास कौन सा ऑपरेटर, ये है हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट्स का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स के ज़रिए बता देता हूँ, ये है इंसर्शन। ओके, ये है इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे बता देता हूँ ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे ये कमेंट्स का मैंने आपको बताया था, कमेंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास खाली यूज़फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं डेटा टाइप्स में हमने पढ़ी हुई थी डेटा टाइप्स के साइज़ और रेंज। साइज़ और रेंज इतनी कोई इंपॉर्टेंट होती तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी यूज़फुल होगी। वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं डेटा टाइप्स का साइज़ क्या है, इंट का साइज़ क्या है, लॉन्ग इंट का साइज़ क्या है, फ्लोट का साइज़ क्या है। तो यहाँ से हम साइज़ इसके देख लेते हैं। अनसाइंड शॉर्ट है, जिस तरह अनसाइंड शॉर्ट इंट है उसका 2 बार साइज़ है, और यहाँ पर ये इसकी रेंज दी हुई है। यहाँ पे अनसाइंड इंट है, इंट का साइज़ जो है 4 बिट्स है, 4 बाइट्स है, फिर यहाँ पे 4 बाइट्स है, ये इसकी रेंज दी हुई है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये इसकी रेंज दी हुई है और यहाँ पे ये इसका जो है रेंज के साथ साइज़ दिया हुआ। साइज़ एक बार आपने बस ये इसको रट्टे शट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, इसका आराम से बस एक बार आपने गो थ्रू करना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हेडर फाइल्स हमने पढ़ी थी। हेडर फाइल्स में जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडर फाइल्स जैसे कि यहाँ पे आई स्ट्रीम हमने यूज़ किया है। हेडर फाइल्स की हमने टाइप्स नहीं पढ़ी थी, टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हेडर फाइल्स हमारे लिए यूज़ किस लिए होती हैं, ये हमारे जो है प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आई स्ट्रीम हमने यूज़ किया, ये हमें इनेबल करता है कि हम इनपुट और आउटपुट यूज़र से ले सकें, दे सकें। इस तरह ये सब हमारे लिए यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास ले जाता है अपनी लाइब्रेरीज़ की फ़ाइल्स में। ये देखें, ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ की फ़ाइल पड़ी हुई है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि ये जो है हमें किस तरह यूज़फुल होता है, क्यों यूज़फुल होता है। यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसका सिंटैक्स तो मैंने आपको बताया ही था, हैश इंक्लूड लिख के आगे जो है लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये तो है बिल्ट इन सिस्टम हेडर फाइल्स कह दें या बिल्ट इन हेडर फाइल्स कह दें, जो कि कंपाइलर की बिल्ट इन होती हैं। अब इसी में से हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स भी लिख सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है यूज़र डिफाइंड, मतलब कि हम अपनी जो प्रोग्रामर है या हम यूज़र जो है वो खुद अपनी हेडर फाइल्स भी प्रोग्राम में डाल सकता है। उसका सिंटैक्स ये है कि हैश
हैश इंक्लूड लिख के आगे डबल कोट्स में हम जो भी हमने फाइल डालनी है उसका हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसामा डॉट एच लिख देता हूँ। उसामा डॉट एच अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि यहाँ पे अब ये देखें, ये इसने एरर दे दिया भाई उसामा डॉट एच क्या चीज़ है, यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए लाजमी है कि यहाँ पे कोई उसामा डॉट एच की कोई फाइल बनी हो, या उसामा डॉट एच या दिस डॉट एच दैट डॉट एच कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपने कोई फाइल बनाई है। अब यहाँ पे अगर मैं फाइल बना देता हूँ, ओके यहाँ पे अगर मैं फाइल बना देता हूँ, इधर है हमारा, ये है। अब इसको समझ आ गई, हाँ भाई आपने जो की है फाइल डाली है वो उसका मुझे पता चल गया। आपने यहाँ पे से फाइल ली हुई है भाई, ये फाइल आपकी पड़ी हुई है, ये फाइल आपने यहाँ पे इंक्लूड करा दी है। तो यहाँ से इस तरह से हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा सकते हैं। और हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एंडल हमने यूज़ किया हुआ है। एंडल की जगह हम यहाँ पे बैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। बैक स्लैश एन अगर मैं लगा देता हूँ तो उसका मतलब भी सेम होता है। इसको हम बोलते होते हैं एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। अभी मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ ताकि एंडल की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे हमने ये जो एंडल लगाया हुआ है इसकी फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास वैसे ही वो एंड लाइन हो जाती है बैक स्लैश एन से भी। इसको हम बैक स्पेस सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। ठीक है, और अगर आपके पास कोई एक क्यूरी है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ये सब जो भी मेरे पास थ्योरी है या कोई लिंक है वो मैं कमेंट्स में दे देता हूँ। मेरा कमेंट पहले ही पिन हुआ, तो पहला कमेंट मेरा पिन हुआ होता है, उसमें ही सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, तो उसमें से आप देख सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए तब का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।